सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके बाद इनके दो पुत्र, संभाजी। ठीक है जी, संभाजी। संभाजी के पुत्र साहू को कौन लेके जा चुका है अब? औरंगजेब लेके जा चुके हैं। दूसरे कौन थे इनके? राजा राम। राजा राम थे। अब राजा राम जो हैं वो अपनी मदर के साथ जब राजा बनते हैं तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने साउथ में लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये अपनी मदर के साथ कहाँ चले गए? नॉर्थ में। और इन्होंने अपना कहाँ बना लिया? सतारा में। रायगढ़ से गए जिंजी, जिंजी से कहाँ पहुंच गए? सतारा पहुंच गए बेटा। अब क्या हो रहा है? अब इनकी 1700 के अंदर डेथ हो गई। डेथ हो गई। अब जो इनकी बीवी है ताराबाई, अब वो ये कहती है कि आप जो लड़ रहे हैं वहां पे दोनों, आप दोनों लड़िए। ताराबाई बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बड़ी घुड़सवार थी। वो अपने बेटे शिवा 2 के साथ, ठीक है जी, वो छोटा बेटा होता है इनका, 2-3 महीने का ही बच्चा होता है, बड़ा बच्चा नहीं होता इनका। वो जो है ताराबाई इस कमान को संभाल लेती है। ठीक है जी। अब राजा कौन बना पड़ा है? शिवाजी 2। क्योंकि राजा राम की डेथ के बाद कौन बनेगा? शिवाजी 2। क्योंकि साहू कहाँ पे है? साहू तो औरंगजेब ले गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड छत्रपति राजा राम भोसले, ताराबाई सर्व्ड एज अ रेजेंट फॉर हर सन शिवाजी 2 फ्रॉम 1700 टू 1708। ताराबाई एक्सेक्शन हेल्प्ड एक्सप्लेन द मराठा एम्पायर। सब लोग बेटा डॉट छोड़ना यहां तक, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। इस समय जो साहू है वो उनके कब्जे में है। अब जब छत्रपति राजा राम की डेथ होती है तो उनकी जो वाइफ है ताराबाई, वो गद्दी संभालती है और वो लड़ती है उनसे। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी घटना होती है। 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हो जाती है। बस खत्म। इसके बाद मुगल एम्पायर टोटली कोलैप्स कर जाएगा। टोटली कोलैप्स। औरंगजेब के बाद तो इतने बुरे हालात हो गए थे मुगलों के, मैं तुमको क्या बताऊं। आज वो जो झोंपड़े में बैठे हुए हैं ना, आप बेचारे झोंपड़ों में आ गए मुगल्स। एक टाइम पे ताकत थी, ताकत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, कोई सिर नहीं उठाता था उनके आगे। और आप बेचारे झोंपड़ों में क्यों? इस बंदे के कारण। ये बंदा जैसे ही खत्म हुआ 1707 के अंदर, ठीक है जी, अब इसका बेटा आता है गद्दी में बैठता है, अजाम शाह। अजाम शाह ये कहता है कि मेरे पापा किसी को मराठा से लेके आए थे, क्योंकि इस टाइम तक मराठा बहुत राइज कर रहे हैं अंडर ताराभाई रूल। राजा कौन है? शिवा 2 है, लेकिन है लीजेंड उसकी माँ है, वो सब कुछ सारे काम कर रही है। अब यहां पर अजाम शाह करता है, साहू 1 को छोड़ देता है, तुझा तेरे को आजाद कर दिया। अब साहू 1 बड़ा हो गया, जब वो छोटा था देख रहे फोटो के अंदर, अब वो बड़ा हो गया। अब साहू 1 जाता है यहां पर सतारा जाता है। कहां जाता है? सतारा जाता है। बोलता है जी मेरे पिताजी संभाजी यहाँ के रूलर थे, मैं बनता हूँ राजा, मुझे बनाओ। और यशुबाई कहती है कि जो राजा राम है वो भी तो छत्रपति थे, तो उनका बेटा भी तो राजा बनेगा, साहू 1। साहू 1 कह रहा हूँ, शिवा 2 बनेगा। ताराबाई ये कहती है। अब यहां पर क्या होता है, कुछ लोग मिल जाते हैं उसके साथ, ताराबाई के साथ, और कुछ लोग साहू का सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग साहू का सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक तरफ साहू 1 है और दूसरी तरफ ताराबाई और शिवाजी 2 है। ठीक है जी। अब होता क्या है, मैं आपको अगले आगे स्टोरी बताता हूँ। तारा भाई को ये जीत छोड़नी पड़ती है। तारा भाई बैटल्स भी लड़ती है इसके खिलाफ बैटल्स भी लड़ती है, लेकिन बैटल्स में हमेशा उसको हार मिलती है। तो वो क्या करती है, अपने बेटे को कोल्हापुर ले जाती है। सतारा से कहाँ ले जाती है? कोल्हापुर ले जाती है। और वो वहां जाके अपना नया किंगडम स्टार्ट करती है। समझ गए? अब ये आगे लाइन में नहीं आएंगे। अब जो तारा भाई है और जो शिवाजी हैं, जो राजा राम के आगे बेटे थे, वो अपने एम्पायर में नहीं रहते हैं। उनको अपना एम्पायर छोड़ना पड़ता है। अब ये जो एम्पायर छोड़ने की जो घटना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे घटना इंपॉर्टेंट होती है? क्या होता है बेटा, ये 1709 के आसपास ये लोग आपस में लड़ते हैं। ठीक है जी। कानाजी आंगड़े, कानाजी आंगड़े यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कानाजी आंगड़े इनकी नेवी के सबसे बड़े हेड होते हैं, और आपको पता है कि इनकी नेवी कितनी स्ट्रांग थी। कानाजी आंगड़े सपोर्ट करते थे ताराबाई का। लेकिन जो वहां के जो पेशवाज हैं, जो 8 बंदे हैं, उनमें से कुछ लोग फेवर करते थे साहू को, कि साहू को बनना चाहिए, साहू साहू को बनना चाहिए। अब पहले जो साहू होता है वो अपने किसी मंत्री को भेजता है इनके पास लड़ने के लिए। किसको भेजता है? लड़ने के लिए भेजता है। कानाजी आंगड़े उसको हरा देते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ। कौन है ये? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये आते हैं इनके पास और कानाजी आंगड़े को बोलते हैं, साहब हमें आपसे लड़ना नहीं है,
देखिए अगर आपको उनको सपोर्ट करना है, वो तो कोल्हापुर चले गए हैं, आप हमारी मदद करो। और ये जो है किसी तरीके से इनको मना लेता है। अब कान्हा जी आंगड़े का सपोर्ट भी किसको मिल गया? साहू वन को। मतलब साहू वन को राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है जी। अब यहां पर ये बैटल्स वगैरह लड़ता है, लड़ता है, लड़ता है, लड़ता है, लड़ता है। अब वो क्या करता है, यहां पे बहुत बड़ी घटना है यहां से। साहू जो छत्रपति है वो ये कहता है कि अब जो है मैं अपने पास पावर्स रखूंगा, डिसीजन मैं लूंगा, लेकिन जो सारे काम करेंगे वो करेंगे पेशवास। ठीक है जी। पेशवास मतलब इनडायरेक्टली उसने अपनी सारी शक्तियां किसको दे दी? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को। यहां से बोलते हैं ये भट्ट से, तो यहां से भट्ट एम्पायर स्टार्ट होता है। अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बनाई हुई चीजें थी, उनकी जो आगे का जो पोता है वो तो कोल्हापुर चला गया, और ये वाला गद्दी पे बैठा हुआ आज भी छत्रपति बनके, लेकिन सारी ताकत किसको दे दी? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को ताकत दे दी। यहां से अब इस एम्पायर के बारे में खत्म, हमने इस एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ना। तो जो मालो जी ने बनाया, उसके पास शाहजी आए, छत्रपति शिवाजी आए, फिर सांबा जी आए। सांबा जी का जो पुत्र था साहू, वही आगे जाके राजा बना। राजा राम का बेटा, ठीक है, शिवाजी टू, उसको अपनी मम्मी के साथ कहाँ जाना पड़ता है? कोल्हापुर जाना जाना पड़ता है। आपको स्टोरी लाइन तो समझ में आ रही है ना बेटा? अब क्या होता है, ये बालाजी विश्वनाथ को अपना अपॉइंटमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे साहू का कद छोटा हो जाएगा और बड़ा कौन हो गया? पेशवा। मतलब पेशवा इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है जी, मतलब बहुत आगे पेशवा सारे काम करेंगे। ठीक है जी। उस समय वहां का राजा था फरख्सियार, मुगलों का। अब इसको तो बेचारे को बुलाते हैं और इसको ब्लाइंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, इसको खत्म कर देते हैं, इसको ब्लाइंड करके मार दिया जाता है। अब मुगलों का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है और मराठाओं का एम्पायर इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है जी। ये एम्पायर था छत्रपति शिवाजी महाराज का। एक टाइम पे 3% भारत का एम्पायर था इनके पास, और दूसरे कुछ सालों के बाद, लगभग 100-150 सालों के बाद, 90% हिंदुस्तान का एम्पायर शिवाजी के पास था। जिन्होंने स्टार्ट करा कि हमें मुगलों से लड़ना है, हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना है, तो कौन है वो? ये तो है। ये था टॉपिक आफ्टर दी डेथ। आप समझ में आया कि पेशवा के पास सारी पावर कैसे ट्रांसफर हुई है? वो जो साहू के पास, उनको छोड़ा जाता है और यहां से आते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हमारी लास्ट स्लाइड है, और ये स्लाइड है हमारे पास बेटा पेशवा सिस्टम। इसके अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी है, इसके अंदर अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और अगर आपने फिल्म देखी है बाजीराव मस्तानी, और आपने फिल्म देखी है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो मैंने फिल्म के सीन भी डाले हैं इसके अंदर, टेंशन ना लो, समझाने के लिए डाले हैं। ठीक है जी। अब आते हैं पेशवास। ठीक है जी, अब आ गए पेशवास। अब आपको समझ में आ गया ना बेटा, सब लोग, सबको समझ में आ गया कि यहां से क्या हो रहा है? यहां से जो साहू वन है उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है? बालाजी विश्वनाथ को दे दी है। जो बालाजी विश्वनाथ है, ही सो पावरफुल, बहुत सी लड़ाइयां लड़ते हैं, बट समय के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। साहू अभी भी है, अब साहू बूढ़ा हो गया। ठीक है जी, साहू बूढ़ा हो चुका है। अब क्या होता है उनके सामने, ये फैमिली ट्री एक बार ये आपका देखना बहुत जरूरी है। मैंने बार बार बेटा इन फैमिली ट्रीज को आपके सामने रखा हुआ, आपको समझा सकूं। सबसे पहले मालो जी आए, उनकी वाइफ उमा जी, उनके दो पुत्र शाहजी और शरीफ जी। हमने शाहजी को पढ़ा, उनकी वाइफ कौन थी? जीजाबाई। जीजाबाई के 3 पुत्र, उसमें से हमने पढ़ा छत्रपति शिवाजी भोसले को। छत्रपति शिवाजी भोसले के 3 पुत्रियां और 1 पुत्र उनकी पहली वाइफ से हुए, जिसका नाम था रानी साईबाई। सांबा जी इंपॉर्टेंट है, और जो उनकी सेकंड वाइफ है उनसे उनका पुत्र हुआ राजा राम। अब सांबा जी की शादी होती है यशुबाई से। यशुबाई का पुत्र होता है साहू वन, जिसको औरंगजेब ले गया था। और राजा राम और ताराभाई का पुत्र होता है शिवाजी टू। लेकिन शिवाजी टू और ताराभाई को तो जाना पड़ता है कोल्हापुर। और जो साहू वन है वो अपने सारे एम्पायर की ताकत किसको देता है? पेशवा को। ये पेशवाई सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? इट वॉज स्टार्टेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें 8 मंत्री होते थे। लेकिन छत्रपति के पास ताकत थी, लेकिन यहां पर अब उसने क्या कर दिया, साहू ने सारी ताकत किसको दे दी? इनको दे दी। ठीक है जी। तो ये सब अब मैंने आपको बता दिया। ये तो ताराबाई जो जा चुकी है अब। ठीक है जी। तो 1713 के अंदर ये बनते हैं। अब ये हाथ मिलाते हैं, इस तरीके से पावर्स ऑफ ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। अब क्या होता है, अब मुगलों को ये डाउन पे ले आते हैं। अब पता है मुगलों को क्या बोलते हैं? आपको चौथ देना पड़ेगा। मतलब मुगल्स जितना कमाएंगे
उसका 1/4 मराठाओं को मिलेगा। सोचिए, याद करिए कुछ जमाने पहले औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को ह्यूमिलेट किया था सबके सामने, और कैसे ताकत चेंज हुई। अभी तुमका बहुत बुरा हाल आएगा मुगलों का, और तुम देखते जाना कितना बुरा हाल हुआ मुगलों का। मैंने यहाँ पे कोट भी दिया बहुत अच्छा। तो 14 देना पड़ेगा, प्लस 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी के लिए भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तुम्हें प्रोटेक्शन में दे रहे हैं। अटक तक इनका साम्राज्य चला था। अटक बहुत दूर है बेटा। ये कौन है? बालाजी विश्वनाथ। अब इनकी ना डेथ हो जाती है। अब देखो ये सीन है मूवी का, ध्यान से देखो। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। ठीक है जी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है साहू जी। समझ गए? अब वो कितने बूढ़े हो गए हैं। हाँ, वो छोटा बच्चा जिनको मुगल अपने पास ले गए, अब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं, साहू जी। और जब बालाजी विश्वनाथ की डेथ होती है, जो उनके पेशवा थे, तो वो कहते हैं कि हमें राजा बनाना है। अब राजा कौन बनेगा? बालाजी राव। बालाजी राव फर्स्ट, बालाजी राव फर्स्ट, ये बनते हैं यहाँ पर आकर क्या? राजा बनते हैं। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से, ठीक है जी, अब बनते हैं बाजीराव। बाजीराव जो होते हैं वो साहू के थ्रू 17 अप्रैल 1720 को बनते हैं राजा, पेशवा बनते हैं। अब क्योंकि सारी कमान किसके पास है? पेशवा के पास है। ये इतने ताकतवर होते हैं, 40 लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने अपने पूरे कैरियर में, 40 की 40 जीती हैं। बालाजी विश्वनाथ के बेटे होते हैं ये। ठीक है जी, मतलब अब ब्लड लाइन भी चेंज हो रही है, मराठा एम्पायर से ब्लड लाइन ट्रांसफर चेंज हो रही है। किसमें हो रही है? इसके अंदर, पेशवास के अंदर हो रही है। अब सब ताकत पेशवास के पास है। अब ये 40 लड़ाइयां लड़ते हैं और 40 की 40 लड़ाइयां जीतते हैं। मतलब इन्होंने तो, मतलब इतना डरता था मुगल एम्पायर दिल्ली में बैठा हुआ, थर थर कांपते थे इससे। ठीक है, हाँ, थर थर कांपते थे इससे। अब देखो भैया यहाँ पर क्या है। अब वहां का राजा बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। एक तो पहले ही मुगलों, एक तो मुगलों की बहुत बुरे हालात हैं। एक्चुअली इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला नहीं है, इसका नाम था मोहम्मद शाह। ये भाई साहब पूरा टाइम नशे में, अपना डांस देख रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। इसके जो दादाजी थे औरंगजेब, कितने खतरनाक थे, छोड़ो तो होगा। अब ये आराम से अपना एंजॉय, आराम से अपना एंजॉय यार। अब यहाँ पे एक कहावत बहुत अच्छी है, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, पूत सपूत तो क्यों धन सचाए, पूत कपूत तो क्यों धन सचाए। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत अच्छी कोट है बेटा ये वाली, मेरे पिताजी भी बोलते हैं कि अगर औलाद अच्छी है तो पैसा कमा के क्या करोगे, और अगर औलाद गंदी है तो पैसा कमा के करोगे, जो बनाया है वो भी बिगाड़ देगी। ठीक है जी, वो भी बिगाड़ देगी इसका। तो ये है उसका, बहुत इसने बुरा हाल करा। अब ये कहते हैं, बालाजी राव कहते हैं ये राइट टाइम है दिल्ली पे अटैक करने का। अटैक बहुत सारे इनकी, धीरे धीरे ये इतने ताकतवर होते हैं, मतलब ये जिस वेपन पे हाथ रखते हैं अभी वेपन उनका हो जाता है। मतलब इनको तलवार से लड़वा लो, जिस मर्जी से लड़वा लो, बहुत बहुत तगड़े होते हैं ये। ठीक है जी। ही बिलीव दैट मुगल एम्पायर वाज इन डिक्लाइन एंड वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन विद एग्रेसिव एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ। बाजीराव कंपेयर्ड द मुगल्स डिक्लाइनिंग फॉर्चून ट्री विच इफ इट अटैक्स एट द रूट विल कोलैप्स। वो कहते हैं कि अगर पेड़ की जड़ पे हमने वार करा तो पेड़ ही नीचे गिर जाएगा। अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो फिल्म में भी सबसे पहला सीन ये दिखाते हैं, इसको पेशवा बनाने के लिए इसको एक परीक्षा देनी पड़ती है। एक मोर के पंख को तीर से तोड़ना होता है 2 हिस्सों के अंदर। तो वो यही कहता है उसका, वो देख बोल के कि ये। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो साउथ में निजाम है वो तो बड़ा खतरनाक है ना। उनकी डायरेक्ट किससे वो लड़ाई चल रही है? मराठाओं से लड़ रही है, और वो बहुत टाइम तक नहीं जीत पाएंगे। नहीं, साहू जी का चाइल्ड था, लेकिन यहां से सारी ट्रांसफर हो चुकी थी बेटा पावर। साहू जी का बेटा था, वो चाइल्ड था, लेकिन सारी पावर ट्रांसफर हो चुकी थी बेटा, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने तो उनको बनाया था। सारे तो राजा राम के बेटे के पक्ष में थे ना बेटा, शिवाजी 2 के पक्ष में थे, इसलिए बेटा। अब बाजीराव अपने आप पे नई स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, नई नई भर्ती करते हैं, जैसे मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे, इन सबको भी वो इसमें लेके आते हैं। कौन? बालाजी। अब क्या होता है, अब ये जाते हैं निजाम के पास जो साउथ में होता है। तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवा ही हैं। ठीक है जी।
मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है कि सब जो कौन काम कर रहा है वो पेशवाई कर रहे हैं। अब ये निजाम के पास जाते हैं, निजाम को बोलते हैं कि आप शांत रहेंगे जब हम कहाँ जाएंगे, नॉर्थ में लड़ने के लिए। जब मुगलों पे लड़ने के लिए जाएंगे तो आप जो है वो शांत रहेंगे। लेकिन ये रहता नहीं है शांत, ठीक है जी, तो रहता नहीं है तो शांत। आपसे ये कहना चाहेंगे। ठीक है जी। द मुगल वाइस रॉय ऑफ द डेक्कन आसफ जहां एक निजाम ऑफ हैदराबाद हैड क्रेडिट द डफ ऑटोनमस किंगडम। तो ये वो कहता है कि ये चैलेंज भी करता है शाहू को कि तू कैसे कलेक्ट टैक्स कर लेगा मेरे से। ठीक है जी। शाहू मतलब जो बैठे हुए हैं, लेकिन बालाजी बाजीराव को बेचते हैं और फिर इनको वॉर में हरा दिया जाता है। अब ये अगली वॉर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। इस वॉर के चक्कर में एक घटना होती है, क्या? पंत, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहू बेटियां जौहर की आग के सामने खड़ी हैं। अब क्या होता है, बुंदेलखंड नाम का एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक राजाशाही होती है, वो मुगलों को टैक्स देने से मना कर देते हैं। अब मुगल पहले एक लेटर भेजते हैं, अगर टैक्स नहीं दिया तो हम वॉर करने आ रहे हैं आपके पास। तो जो वहां का राजा होता है छत्रसाल, वो अपनी बेटी मस्तानी को भेजता है इनके पास और बोलता है जाओ के हेल्प लेके आओ। ये जाता भी हेल्प करने के लिए। ठीक है जी। बुंदेलखंड का जो राजा होता है छत्रसाल, वो रेबल्ड कर देता है मुगलों के खिलाफ। दिसंबर 1728 के अंदर वो जो किंग होता है बंगश, जो मुगलों से लड़ने के लिए आ रहा होता है, उसको बहुत बुरे तरीके से लोग हराते हैं और 76 साल वो जीत जाते हैं। अब जो 76 साल का राजा होता है वो बहुत सारे हीरे जवाहरात देता है, साथ में अपनी बेटी भी देता है। ठीक है जी। इसे बोलते हैं मैरिज डिप्लोमेसी। मैरिज डिप्लोमेसी कहा जाता है, मैरिज डिप्लोमेसी। ठीक है जी। उस जमाने में होती थी मैरिज डिप्लोमेसी। ठीक है जी। तो ही ग्रांटेड ए लार्ज जागीर टू बाजीराव एंड गेव हिज डॉटर मस्तानी। अब यहां पर क्या होता है, फिल्म में दिखाया हुआ है कि एक लव एंगल होता है और फिर वो शादी कर लेता है मस्तानी के साथ। अब इनकी पहले से एक बीवी है, बालाजी बाजीराव की पहले से एक बीवी है, अब दूसरी बीवी होगी। वो कौन सी है? मुस्लिम है। वो कौन सी है? मुस्लिम है। इनका एक भाई भी होता है चिम्माजी अप्पा, उसको भी राजा बनना होता है, लेकिन चिम्माजी अप्पा नहीं बनते पेशवा। पेशवा कौन बनता है? बालाजी बाजीराव बनते हैं। अब देखिए वो क्या करते हैं। अब बैटल ऑफ भोपाल होती है। क्या होती है? बैटल ऑफ भोपाल होती है। उसके अंदर उनकी मदद करते हैं मल्हार राव होलकर, ये भी बैटल जीत जाते हैं। सब बैटल, जिस बैटल में जाते हैं वो जीतते हैं। अब वो बनाते हैं शनिवार वाड़ा। तो 1730 के अंदर वो पुणे के पास शनिवार वाड़ा बनाते हैं अपने लिए। बहुत बहुत आलिशान महल होता है। तो जब वो वॉर पे होते हैं, ठीक है, 76 साल में वॉर कर रहे होते हैं, फिर वो आते हैं अपने। तो शनिवार वाड़ा किसने बनवाया बेटा? बालाजी बाजीराव ने बनवाया है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब यहां से ये ट्री खत्म हुआ। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव कौन बनते हैं? राजा पेशवा बनते हैं। अब उनकी दो बीवी हैं, एक है काशीबाई जो उनकी फर्स्ट वाइफ है, और सेकंड है मस्तानी। कौन सी है? मस्तानी। इनके तीन बच्चे होते हैं, एक है बालाजी बाजीराव, एक है शमशेर बहादुर और एक है रघुनाथ राव। क्या नाम है? रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर। अब एक्चुअली इसका हिंदू नेम होता है, लेकिन उस समय जो ब्राह्मण होते हैं इनका बहुत ज्यादा बहिष्कार करते हैं और वो बहुत खतरनाक रूलर होते हैं। तो कहता है इसका नाम ही चेंज कर दिया, मुस्लिम नेम रख देता है, मुस्लिम नेम रख देता है। और उसको इंडिपेंडेंस होती है कि तू जिस मर्जी धर्म को मान ले। ठीक है जी। ऐसा देख बेटा, इस क्लास को शुरुआत से देख ले, बीच में समझ नहीं आएगा बेटा। अब बेटा यहाँ पर अपने ध्यान से समझना है। देखिए इनकी डेथ हो जाती है। अब ये लगातार वॉर्स कर रहे होते हैं और बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। ठीक है, बुखार के कारण इनकी डेथ हो जाती है बहुत यंग एज में, 29 साल में उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके अंदर वो 40 लड़ाइयां लड़ जाते हैं, 29 साल में उनकी डेथ भी हो जाती है। शिवाजी है, शिवाजी के बाद सांबाजी, सांबाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद शिवा टू और साहू। समझ गए ना? लेकिन शाहू टू तो कहां जा चुका है? कोल्हापुर स्टेट में जा चुका है। ठीक है बेटे। अब देख लो बेटा, अब पढ़ लेते हैं पेशवा। तो पेशवा सबसे पहले थे मनोपरांत तिम्बक पिंगले। ठीक है जी। और जब भट्ट फैमिली आई है तो उसमें पहले कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, और उसके बाद कौन आए? बाजीराव। आपने इन्हीं नामों को याद रखना है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ही वो थे जिसके पास सारी ताकत आ गई, मराठा किंगडम की आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब क्या होता है बेटा, अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा होता है बड़े वाला, बालाजी बाजीराव, वो राजा बनता है।
कौन बन रहा है? अब अपना डिक्लाइन पे जाने वाला है, मतलब अब खत्म होने वाला है सारा मराठा एम्पायर। अब बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहेब भी कहा जाता है, और ये पेशवा बनते हैं अगला, जब उनके पिताजी बाजीराव की क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो ये किसके पोतरे हैं? बालाजी विश्वनाथ के। बालाजी विश्वनाथ का बेटा हुआ बाजीराव वन। बाजीराव वन का बेटा कौन हुआ? बालाजी बाजीराव। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये भी बहुत अच्छे रूलर होते हैं फादर की तरह अपने, ये क्या करते हैं, किंगडम्स को ना डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये पेपर में आता है सवाल, ग्वायकार्स जो है उनको बड़ौदा दिया गया। सिंधियास, आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इसी फैमिली से आते हैं। सिंधिया ग्वालियर से, होलकर इंदौर से, भोसले नागपुर से, और पेशवा क्योंकि शनिवार वाड़ा वहीं पे ही है, वो पुणे अपने पास रखते हैं, और झांसी को दिया जाता है नए वालकर्स को। इस पूरे को कहा जाता है मराठा कन्फिडरेंसी। समझ गए बेटा? ये पूरी की पूरी क्या है? मराठा। अभी आगे जाके ये आपस में भी लड़ेंगे, ठीक है जी, आपस में भी ये लड़ेंगे ये लोग, ठीक है जी। तो ये है बालाजी बाजीराव। अब ये फिल्म में अगर आपने देखी होगी तो फिल्म में ऐसा होता है, ध्यान से सुनना बच्चा। पहले आए बाजीराव, बाजीराव की पहली बीवी कौन थी? साहूबाई। साहूबाई के दो पुत्र हुए, एक हुए काशीबाई, काशीबाई के दो पुत्र हुए, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। उनकी जो दूसरी वाइफ थी मस्तानी, उनसे उनका पुत्र हुआ शमशेर बहादुर, ठीक है जी। और जो इनका भाई है उसका नाम क्या है? चिन्नप्पा। और वो कौन आया? सीधा सदाशिवराव भाऊ आया। एक्चुअली इस व्यक्ति को इसलिए इतना मैं बता रहा हूं क्योंकि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी उसमें यही बंदा मेन है, सदाशिवराव भाऊ। भाऊ यही है जो अब्दाली से लड़ेगा आई टू आई, ठीक है जी। अब राजा कौन बना हुआ इनमें से? अब राजे बने पड़े हैं बालाजी बाजीराव। इनके दो भाई रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर। ये क्या है? अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना। अब ये तीनों ही देखिए, ये तो चाचा जी का बेटा हो गया, ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है, ये दोनों सगे भाई हैं। अब मेन बात है जलन होती है। अब ये बनना चाहता है अगला पेशवा, वो बनना चाहता है अगला पेशवा, लेकिन सदाशिवराव भाऊ की कोई वो नहीं होती है कि मुझे कोई बनाया ना बनाए, मेरा काम है लड़ने का और मैं ग्रेट वॉरियर बनूंगा, ऐसा है। ये तीनों ही वॉर पे जाएंगे अभी आगे, ठीक है जी। अब ये तीनों ही कहां जाएंगे? वॉर पे जाएंगे। और इसका जो पुत्र होगा आगे जाके, छोटा 17 साल का, वो भी वॉर पे जाएगा, और तीनों ही खत्म हो जाएंगे। मैं आपको आगे की टाइमलाइन बता रहा हूं, तीनों खत्म, और इसको सेटबैक लगेगा, इसकी भी डेथ हो जाएगी, और अगला राजा सुसाइड कर लेगा, ठीक है जी। अब ध्यान, बहुत ध्यान से समझना, फिल्म समझ में आ रही बेटा क्या चल रही है अभी? अब देखिए बालाजी बाजीराव के तीन भाई हैं, एक तो चाचे का बेटा हो गया शिवराव भाऊ, शमशेर बहादुर और रघुनाथ राव, ये इनके भाई हैं तीनों। और तीन इनके बच्चे होते हैं, शिव विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। माधव राव सुसाइड करता है, ठीक है, ये होते हैं। आगे बात समझ बेटा यहां तक? मैं क्या करूं बेटा, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल डिफिकल्ट आ रहा है एग्जाम में, तो पढ़ाना मेरा फर्ज है। ये है अहमद शाह अब्दाली। ये एक एम्पायर हुआ, दुर्रानी एम्पायर अफगानिस्तान का, दुर्रानी एम्पायर। ये लगभग 6.5 फुट इसकी हाइट, हट्टा कट्टा। इस फिल्म में संजय दत्त को रोल दिया था ये वाला, और जबरदस्त पर्सनैलिटी है इस फिल्म के अंदर इसकी। ये दुर्रानी एम्पायर हुआ, और ये तो बहुत खतरनाक, खिलजी के बाद सबसे खतरनाक बंदा यही था। इसने भारत में 7 बार आक्रमण करा है। जब भारत को आता था, मतलब जो यमुना होती थी उस टाइम पे, वो पूरी लाल कर देता था, पूरा अपने वहां से लेके आता था लोगों को, बोलता है लूटपाट करो, जो लूटना है लूटो, इसको मारना है मारो। अब जब ये आता था, लड़ाई लड़ता था, कुछ सैनिक यहीं छोड़ जाता था, आता था लड़ता था, कुछ सैनिक यहीं छोड़ जाता था, आता था लड़ता था, कुछ सैनिक। तो वो सैनिक ना इकट्ठा होना स्टार्ट हुए, और उन्होंने अपना किंगडम बना लिया। इस किंगडम का नाम था रोहिला किंगडम। अहमद शाह अब्दाली भारत को 1748-1756 में 7 बार इन्वेड करता है, ठीक है जी। और देखिए क्या होता है, उस टाइम पे सिख एम्पायर भी अपना राइज कर रहा होता है, और मराठा एम्पायर अटक तक पहुंच जाता है। अब क्या करता है अहमद शाह दुरानी? पहले तो इन सब अटक के जहाँ पे इनके राजा होते हैं सबको उठाता है, उठा देता है, फेंक देता है सबको उधर उधर, सबको सब कुछ अपना कब्जा कर लेता है। बहुत खतरनाक रूलर होता है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है जी। अब ट्रीटी ऑफ 1752 होती है। इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है, जितने भी मुगल एम्पायर्स हैं, जितने भी मुगल एम्पायर्स हैं, जितने भी उनके किंगडम्स हैं, सब के सब सीधा किसके कंट्रोल में आ गए? मराठा कंट्रोल में। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। अब दिल्ली के अंदर जो बैठा हुआ है वो किसके कंट्रोल में है? मराठा पेशवास के कंट्रोल में है। आगे बात समझ में। अब मुगलों के एनिमी कौन है? रोहिलास, जाट्स, राजपूत और अफगान्स। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, रोहिला किंगडम उसने तो बनाया है, समझ गए ना, ठीक है जी। अब आती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
और बैटल ऑफ पानीपत, जिस फिल्म में अभी आपको दिखाया जाएगा। अब देखिए, किंगडम ऑफ रोहिलाखंड, शौजादौला और नवाबुद्दौला। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक चीज बताओ, दिल्ली तो यहाँ पर है और पुणे तो यहाँ पर है, शनिवार वाड़ा, तो कितना टफ है ना यहाँ से कंट्रोल करना। अब वही मुगलों को, अब मुगलों के अंदर जो किंग है ना, वो तो बेचारा अपनी किस्मत का होता था। वो फिल्म में भी ये बोलता था, कह रहा कि सिर्फ मेरे में शाही खून बह रहा है, अगर वो ना बह रहा तो मैं भी बह जाता। अब इसको एक बंदा होता है जो सारी खबरें ना इनको बताता रहता है, सारी खबरें जो होती हैं इनकी, वो मराठा हाउस को बताता रहता है, भाई ये हो रहा है कोर्ट के अंदर मुगलों के। अब एक और भी बन गया जो इसके साथ है, जो कहता है कि पावर को इसको हटाओ और खुद गद्दी पे आके बैठ जाओ। ठीक है जी, खुद गद्दी पे आके, उस बंदे का नाम है बेटा नजीबुद्दौला। क्या नाम है? नजीबुद्दौला। अब मराठा जो होते हैं इनको चिट्ठी भेजते हैं, ध्यान से सुनना, मुगलों को भेजते हैं, हमारे को भैया आपने टैक्स नहीं जितना टाइम हो गया। अब जो मुगल राजा होता है कह रहा दे के खत्म करो, हमने वादा करा यार, कल को लड़ने आ जाएंगे, मैं कहा जाऊंगा, मैं 80 साल का हो गया, मैं बेड से अंदर बाहर, मैं कहां से लड़ूंगा। नजीबुद्दौला कहता है कि हम क्यों पैसा देंगे, हम नहीं देते पैसा वैसा। अब वो यंग खून है, वो कहता है हम नहीं देंगे पैसा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं क्या करता हूँ, आपको मदद ला के देता हूँ अफगानिस्तान से। मैं जाता हूँ अहमद शाह अब्दाली के पास, उसको बुलाता हूँ, वो आएगा और मराठाओं से लड़ेगा। समझ गए? उस बंदे का नाम क्या है? नजीबुद्दौला, जो चाहता है अहमद शाह अब्दाली को बताने के लिए। अब बंदा बड़ा चतुर होता है, वो जाता है, कह रहा साहब देखो, आप आओ इंडिया में लड़ने के लिए, आप मुगलों को हटाओ और आप बन गए पूरे हिंदुस्तान के राजा। समझ गए? आप कहाँ कांधार में बैठे हुए हो, पूरे इंडिया के राजा आप बन जाओगे। उसको सपने दिखाता है, आजा भाई लड़ ले। कह रहा मराठा ही तो है, हरा देंगे उसको, हरा देंगे उसको। चलो समझ में आ गए यहाँ तक? चलो अब अब नजीबुद्दौला की पूरी वो, अच्छा वो जो मुगल एम्पायर था ना, उसको मार दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। जो जो कहता है कि पैसा देने के लिए तैयार हूं मराठाओं को। अब जब ये बात मराठाओं को पता चलती है कि ऐसे ऐसे अफगान रूलर आ रहा है, इसलिए अपनी फौज लेके जाते हैं वहां पर लड़ने के लिए। पानीपत, पानीपत नहीं जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। अब देखो भाई, बैटल में कौन कौन जा रहा है। बैटल में जा रहे हैं विश्वास राव, शिवाराव सदाशिव भाऊ और शमशेर बहादुर। एक्चुअली इन तीनों को वॉर पे नहीं जाना था, वॉर पे जाना था रघुनाथ राव को। सदाशिव बाऊ जो था वो चाचा जी का बेटा था, तो बालाजी बाजीराव की वाइफ ये नहीं चाहती थी कि सदाशिव बाऊ लड़ने के लिए जाए। ठीक है जी। अब रघुनाथ राव उनका बेटा है, तो रघुनाथ राव ये कहता है कि मैं जाऊंगा वॉर पे लड़ने के लिए, लेकिन वो तो 1.5 लाख की आर्मी लेके आ रहा है, हमारे पास 40,000 की आर्मी है, हम वॉर जीत नहीं पाएंगे, हम वेट कर लेते हैं। लेकिन सदाशिव बाऊ कहता है कि नहीं, हम वॉर जीत लेंगे। अब डिसाइड होता है कि सदाशिव बाऊ और शमशेर बहादुर, चाचा जी का बेटा और दूसरे वाला बेटा, हम लड़ने के लिए जाएंगे। ये उसी का बेटा है, बाजीराव मस्तानी का, और दोनों का बेटा है, हम दोनों लड़ने के लिए जाएंगे। अब बालाजी बाजीराव की वाइफ कहती है अगर ये गलती से जीत गए तो क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, अपने बेटे विश्वास राव को भी उनके साथ भेज देते हैं लड़ने के लिए। अगर जीत जाएंगे तो दिल्ली का राजा कौन? मेरा बेटा। ठीक है जी। कभी सोचा नहीं था कि वो हार जाएंगे वॉर। अब क्या होता है, अब क्या होता है बेटा, जो सदाशिव बाऊ होता है वो सब लोगों से मदद मांगता है। वो जाट किंगडम के पास जाता है, बाकी जो किंगडम्स होते हैं सबके पास जाता है और बोलता है कि मेरे पास 40,000 की फौज है, 5,000 फौज आप दे दो, 5,000 फौज आप दे दो, 5,000 फौज आप दे दो। ऐसे करते वो फौज ले आता है, लेकिन उसको उस चलती वॉर में धोखे मिल जाते हैं। सबसे पहला धोखा देता है ये व्यक्ति साजूदौला। शौजादौला जो होता है, वो जो होता है दोआब किंगडम का राजा होता है। उसको मराठा बोलते हैं कि अगर हम वॉर जीत जाएंगे तो आपको दिल्ली का राजा बना देंगे, और सेम कमिटमेंट अहमद शाह अब्दाली भी देते हैं। लेकिन ये अहमद शाह अब्दाली के पास इसलिए जाता है और मराठा इसके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि ये था सुन्नी और ये थे शिया, तो एंटी एंटी हो जाएंगे। लेकिन उसने और बड़ा खेल दिया कि दोनों भाई मुसलमान तो हैं, तुम्हारा साथ दे दे। तो शौजूदौला जो होता है वो किसका साथ देता है इस वॉर के अंदर? अब्दाली का साथ देता है। समझ गए? अब्दाली का साथ देता है। उसके बाद क्या होता है, दो किंगडम्स होते हैं जो हमारे किंगडम होते हैं देश के, वो भी चलती वॉर में अपने आप को पीछे खींचते थे। क्यों? कहते तो हमसे चौथ लेता था ना, याद आया, अब नहीं लड़ते हम।
चलती वॉर में उड़ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी फौज क्या गलती होती है कि फौज के साथ ना फैमिलीज भी साथ ले जाते हैं। अब वॉर एक दिन थोड़ा चलनी है कि आपने जेट पकड़ा पहुंच गए, 6 महीने तक लड़ाई चलनी है। अब ये अपनी बीवियों को भी साथ ले जाते हैं तीनों, उनकी भी बीवियां जाएंगी जो बाकी लोग सैनिक जा रहे लड़ने के लिए। अब खाना कहाँ से आएगा, फौज के पास खाना नहीं तो ये हो जाएगा। एक टाइम तो ऐसा आया आखिरी टाइम जब वॉर होने वाली थी कि खाना ही नहीं बचा फौज के पास। ठीक है जी। अब ये सब भाई बैटल में चले थे तीनों के तीनों। अब इस बैटल में क्या होता है, विश्वास राव, सदाशिव बाऊ और शमशेर बहादुर तीनों की डेथ हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली इस वॉर को जीत जाता है। ये थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अभी तक वो गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, अब वो यहाँ पर अब डायरेक्ट वॉर थी एक। तो तीनों के तीनों, विश्वास राव जो पुत्र होता है उनका बालाजी बाजीराव का शहीद, सदाशिव बाऊ शहीद, शमशेर बहादुर वो भी चले गए, डेथ हो गई अब। ठीक है जी, समझ में आ गया। और जो अहमद शाह अब्दाली होता है वो बहुत इसको मानता है क्योंकि बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ता है सदाशिव बाऊ, बहुत जबरदस्त। लेकिन इसको फटाफट कांधार भागना होता है क्योंकि उसके भाई होते हैं वो इसकी गद्दी पे कब्जा करने के लिए जा रहे होते हैं, इसके भाई अहमद शाह अब्दाली के भाई। ठीक है जी। अहमद शाह अब्दाली के पास भी कोहिनूर था, याद रखिएगा। वो नादिर शाह से जो चोरी करके जो लेके गया था वो यही था। इसके बाद भी कोहिनूर था, ये अपने सिर पे कोहिनूर पहन के घूमता था, तभी बर्बाद हो गया। हाँ, कर्स डायमंड है ना वो जिसके पास भी जाता है उसको बर्बाद कर देता है। अब देखो भाई, अब देखो भाई, बालाजी बाजीराव को सदमा लग जाता है क्योंकि उनका जवान बच्चा चला गया, सदाशिव बाऊ चला गया, इतना बड़ा मिलिट्री कमांडर। थोड़े दिनों के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, समझ गए। 6 महीने के अंदर डेथ होगी। मतलब पेशवा जो बालाजी ने बनाया, उनके पुत्र आए बाजीराव के, मैंने बोला है भाई मैं 18 नंबर दिलवाऊंगा 25 में से। तो अब देखो भाई, अब देखो भाई क्या होता है, ध्यान से देखो। जलन, बालाजी बाजीराव के बाद जो उनका दूसरा बेटा होता है माधव राव राजा बन जाता है। अब रघुनाथ राव कहता है कि मुझे राजा बनना है। रघुनाथ का राव कहता है कि मैं भाई हूं, मुझे राजा बनाओ, चाचा जी को राजा बनेंगे। राजा को बन जाता है माधव राव। ठीक है जी। अब वो जल के भुन जाता है, कह रहा है भाई ये क्या हो गया, देखो ना बेटा ये इसका भाई था ना रघुनाथ राव। रघुनाथ राव शमशेर बहादुर उसके भाई थे और चिमाजी अप्पा उसका बेटा था सदाशिव बाऊ, और उसने अपने बेटे को बना दिया, माधव राव को बना दिया राजा। अब क्या होगा, माधव राव और रघुनाथ राव की लड़ाई होती है, इसको लेके पेशवा कौन बनेगा नेक्स्ट। लड़ाई होती है, बैटल होती है जिसमें माधव राव की डेथ हो जाती है। ठीक है जी। अब माधव राव के बाद इनका बेटा होता है, सॉरी है, हाँ हाँ भाई होता है नारायण राव। नारायण राव अगला राजा बनता है, समझ गए, समझ गए। अब उसको लगता है कि माधव राव की तो डेथ हो गई है, अब मैं दोबारा बनूंगा। वो अपने भाई को बना देता है नारायण राव को। अब नारायण राव बन गया। अब रघुनाथ राव पूरा जल चुका है, अब वो क्या करता है, वो मार देता है, कत्ल कर देता है। उसने नारायण राव को मार दिया। किसने, रघुनाथ राव ने, कि मुझको पेशवा बनना, मुझको पेशवा बनना, मुझको पेशवा बनना है। ठीक है जी, नहीं बना। अब क्या हुआ, नारायण राव का 40 दिन का बेटा होता है। अब ये सपना देख रहा होता है, ये सपना देख रहा होता है कि मैं बनूंगा। ये बनता भी कुछ टाइम तक, बनता भी है, 1 साल तक बनता भी है, ये बनता भी है ये, मतलब लगभग 9 महीने तक बनता भी है ये। अब एक बच्चा पैदा होता है, स्वाई माधव राव। ठीक है जी, ठीक है। अब ये कौन बनता है, सवाई माधव राव। अब देखो माधव राव है कौन, देखो माधव राव ये थे जिनको लड़ाई में आ रहा था। माधव राव का बेटा होता है, माधव राव मतलब सवाई माधव राव, मतलब माधव राव का सवा हिस्सा। अब ये 40 सवा हिस्सा, हाँ जी बेटा, इसका नाम का मतलब ही है सवाई माधव राव का, यही मतलब है। ठीक है जी। सवाई माधव राव एज ही वॉज मेड पेशवा व्हेन ही वॉज बेरली 40 days old। अब भाई रघुनाथ राव से ये किंग कहां चला जाता है, बच्चे के पास। अब बच्चा कहे मैं तो जन्म लिया है तो पंगा हो गया। ठीक है जी, मैंने तो जन्म लेके गलती कर दी थोड़ी सी, मुझको लग रहा है। अब चाचा जी को बहुत बुरा लग रहा, पता यार 40 दिन का जो बच्चा है वो ले गया मेरे से। अब क्या होता है, 12 बंदे मिलते हैं, बड़े बड़े बंदे मिलते हैं कि क्या चल रहा है मराठा एम्पायर के अंदर। इसे बोलते हैं 12 भाग।
इसके अंदर 12 मराठा चीफ बनते हैं, जिसको जो हेड करते हैं उनका नाम होता है नाना फडणवीस। अब वो ये कहते हैं हमारा राजा कौन है, सवाई माधवराव ही है, हमारा जो पेशवा है वो सवाई माधवराव ही है। अब रघुनाथ राव क्या करेगा, दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अब वो चला जाता है। अब इसकी ऐसी सिचुएशन, अब इसकी ऐसी सिचुएशन है, करूँ तो करूँ क्या। हर बैटल ऑफ पानीपत के बाद 3 राजा है, तीनों में पेशवा नहीं बना, वो भी कंटेंडर था रघुनाथ राव, ठीक है। अब वो परेशान, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, लड़ाई कर लिया, कहता अब ये 40 साल का हो चुका है और 40 दिन का बच्चा राजा बन जाता है। अब ये क्या करता है, ये जाता है मराठाओं के पास, अंग्रेजों के पास जाता है, अंग्रेजों को बोलता है भाई साहब आपको 2 हमारे पोर्ट चाहिए, दिए, आप ना हमारा साथ दो। इस समय तक अंग्रेज इतने ताकतवर नहीं थे, अंग्रेज इसको पास करवाते हैं वॉरेन हेस्टिंग से, याद है नाम वॉरेन हेस्टिंग, उससे पास करवाते हैं वॉरेन हेस्टिंग से, वॉरेन हेस्टिंग से जाओ जाके लड़ो। अब क्या होता है भाई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है 1775 में और 1782 के अंदर। अब समझ में आया कि अंग्रेजों की मदद कौन कर रहा है, रघुनाथ राव मदद कर रहा है। अब वो लड़ने के लिए चले जाते हैं, अब वो ये कहते हैं फ्लावर नहीं फायर एम, हरा देते हैं अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो 1782 लड़ाई चलती है। इसमें ना क्या होता है, जो वॉर हेस्टिंग होता है वो कहता है चलो लड़ाई शांत करते हैं, ठीक है, लड़ाई शांत करते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो चाचा जी हैं इनको बंगाल भेज देते हैं और 25,000 रुपये महीने की पेंशन देंगे, इनको मारेंगे नहीं, चाचा जी अपने हैं, चाचा जी को मार के क्या करना है, चाचा जी को नहीं मारेंगे, चाचा जी को 25,000 रुपये की पेंशन देने के लिए तैयार है, ठीक है जी। लेकिन चाचा जी मानते नहीं है, ठीक है जी। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, एक पहले ही बच चुकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वो छत्रपति शिवाजी ने करी थी, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ये मराठाओं और अंग्रेजों ने करी है, ठीक है जी। इस ट्रीटी के अंदर होता है कि रघुनाथ राव को, ठीक है, अगले 20 साल तक कोई हम लड़ाई नहीं करेंगे, अंग्रेजों हम लड़ाई नहीं करेंगे, और दूसरी बात रघुनाथ राव जी को आप हमें दे दो, हम इनको बाहर भेज देते हैं, लेकिन अंग्रेज इनको नहीं देते, नहीं देते, अंग्रेज इनको नहीं देते, समझ गए जी। अब क्या होता है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है। एक्चुअली जब सवाई माधवराव राजा बनते हैं तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें से गायकवाड़, ठीक है, और पेशवास जो होते हैं पुणे के, वो एक तरफ हो जाते हैं। वो 21 साल की उम्र में अपने कूद के नीचे गिर जाता है। तो ये थी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। और फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है, जिसके अंदर जो निज़ाम होता है वो मदद करता है अंग्रेजों की, और सारे किंगडम्स अपने अपने में चले जाते हैं, और यहाँ से इनका फिर डिक्लाइन चालू हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब अंग्रेज इतने ताकतवर होते हैं, वो जो पेशवा लगाते हैं अपने नाम के आगे, वो भी लगाने नहीं देते हैं इनको फिर, तो ये डिक्लाइन होता है। तो अब समझ में आया रघुनाथ राव कौन थे, रघुनाथ राव ने क्या करा। तो ये था, तो देखिए डिफिकल्ट टॉपिक है नो डाउट, लेकिन यहाँ से हमें सीखने को बहुत मिला, क्या क्या ट्रीटीज हुई, कौन कौन से व्यक्ति थे, कितने किंगडम्स बने, वो किंगडम्स क्या थे। अब अगर आप पेपर में सवाल आएगा तो आप कर पाओगे हल्का फुल्का,